तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, सैटर्न ने बोनी को अपने हाथों से बहुत ही जोर से जकड़ लिया है। सैटर्न बोनी को ऊपर उठाता है और सभी नेवी ऑफिसर्स को इसके सर पे पट से हेडशॉट मारने के लिए कहता है। और तभी एंट्री हो जाती है बोनी के फादर बार्थोलोमियो कुमा की, जिसे देखकर सभी मरीन ऑफिसर्स घबरा जाते हैं। पहले तो इन सभी को लगता है कि एक पैसिफिस्ट है, पर बाद में इन्हें पता चलता है कि भाई ये तो असल में बार्थोलोमियो कुमा है, ओरिजिनल वाला। और एक नेवी ऑफिसर सभी को बताता है कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड बार्थोलोमियो कुमा यहाँ पर आ चुका है और सभी पर हमला करता जा रहा है। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और वेगापंक भी हैरान हो जाता है कि भाई कुमा यहाँ पर कैसे आ गया। ये सब बकवास है, कुमा किसी भी हालत में यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकता है। और वाइस एडमिरल डोबरमैन सभी सोल्जर्स को कुमा पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है ताकि किसी भी कीमत पर सैटर्न तक ना पहुंच पाए। लेकिन कुमा लगातार आगे बढ़ता जाता है। इसके ऊपर कैनन बॉल्स, गोलियां, सब कुछ फायर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बस आगे बढ़ता रहता है। और तभी कुमा को अपनी बेटी बोनी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से कुमा के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और एनर्जी आ जाती है और सीधा सभी को साइड में फेंकता हुआ आगे की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर सैटर्न दोबारा से बोनी को ऊपर उठा लेता है, पर इससे पहले कि कोई भी इसके सर पर गोलियों से फायर कर पाता, कुमा यहाँ पर आ जाता है और अपने लेजर बीम के हमले से सभी नेवी ऑफिसर्स को घायल कर देता है। और इसी बीच बोनी भी सैटर्न के हाथों से छिटक कर दूर जाकर गिर जाती है, जिसके बाद सैटर्न बोनी को यहाँ पर खुद ही मारने का फैसला करता है और इसके ऊपर अपने नुकीले पंजों से हमला करने ही वाला होता है कि तभी कुमा यहाँ पर आ जाता है और सैटर्न के वाक को अपनी पीठ पर लेकर बोनी की रक्षा करता है। और इतने सालों के बाद बोनी दोबारा से अपने पिता बार्थोलोमियो कुमा के साथ मिलती है और ये पल बोनी के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। जिसके बाद कुमा खड़ा होकर सैटर्न को एक जोरदार पंच मार देता है और इसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। कुमा के पंच के इम्पैक्ट की वजह से सैटर्न दूर जाकर गिरता है और इससे पहले कि उठने की कोशिश भी कर पाता, आसपास मौजूद सभी बिल्डिंग्स का मलबा इसके ऊपर गिर जाता है, जिसके अंदर सैटर्न दब जाता है। कुछ मरीन ऑफिसर्स ये सारी चीजें देखकर हैरान रह जाते हैं। नेवी सोल्जर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस कुमा ने सैटर्न को पंच कर दिया है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है। सभी सोल्जर्स सैटर्न को मलबे के अंदर से निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुमा ऐसे लग रहा था कि जैसे अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा हो। सांजी, फ्रैंकी और डॉक्टर वेगापंक अब सभी लोग हिल पा रहे थे और बोनी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि तभी कुमा अपनी बेटी बोनी की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। कुमा बोनी के पास आता है और इसे अपने हाथों में उठा लेता है और बोनी रोने लगती है और जैसे ही कुमा इसे अपने गले से लगाता है, बोनी फूट फूट कर रोने लगती है। और इसी मोमेंट पर हमें पता चलता है कि वेगापंक ने कुमा के अंदर कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन बनाया ही नहीं था, क्योंकि इसे स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट पर जरा सा भी भरोसा नहीं था और इसे इस बात पर भी शक होता है कि अगर ये कुमा के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को इंस्टॉल कर देता है तो क्या पता आगे चलकर सरकार इसका एज अ बॉम्ब की तरह यूज करे। इसलिए वेगापंक ने इसकी जगह पर कुमा के अंदर एक शट डाउन स्विच लगा रखा था, जिसको अगर प्रेस किया जाता तो कुमा एक कंप्लीट अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में चला जाता। एक ऐसी कंडीशन जिसमें ये जिंदा तो होता लेकिन अपने होश में नहीं होता और किसी भी चीज का जवाब नहीं देता। और उस स्विच के प्रेस होने के बाद कुमा इस वक्त बोनी को बचाने के लिए कैसे आ सकता है, ये बात वेगापंक को समझ में नहीं आती है और इसके पास इस चीज का कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। शायद कुमा के अंदर जो बुकानेर ब्लड है, इसने इसे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, उसके साथ साथ कभी ना मिटने वाले लव और इमोशंस जैसे बॉन्ड भी मिलते हैं और यही चीज इस बुकानर ब्लड को खास बनाती है। और इसी तरह से कुमा की फ्री विल दोबारा से वापस आती है और यहाँ पर मरीन्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले कि ये लोग लूफी को यहाँ पर पकड़ पाते, लूफी यहाँ से गायब हो चुका है और इस वक्त जो कुछ भी आइलैंड के अंदर चल रहा है, इस चीज को अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने में भी इन सभी नेवी ऑफिसर्स की बैंड बज जाती है। बोनी रोते हुए कुमा के चेहरे पर हाथ लगाती है और इसका शुक्रिया अदा करती है। पापा, मैंने आपकी सारी मेमोरीज को देखा और मैं वो सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। और बताती है कि मुझे अपनी मॉम गिनी के बारे में भी मालूम पड़ चुका है और वो एक काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन थी। साथ ही इसे ये भी पता चला कि कुमा अपने अंतिम समय तक इसे काफी सारे लेटर्स लिखकर भेजा करता था। हालांकि वो लेटर्स इसे कभी नहीं मिल पाए। बोनी बोलती है कि दुनिया चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। आप दुनिया के सबसे दयालु और सबसे कूलेस्ट इंसान हो। यहाँ कुछ मरीन ऑफिसर्स मलबे को हटाकर सैटर्न को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये तभी सैटर्न अपनी आंखें खोलता है और पूरे आइलैंड में दोबारा से काफी तेज तूफान और बिजली आने लगती है। ठीक उसी तरीके से जब ये इस आइलैंड पर एंटर किया था और सैटर्न दोबारा से बाहर आ जाता है, इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फ्रैंकी नोटिस करता है कि सैटर्न की बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है। इसका एक हाथ, यहाँ तक कि एक सींग भी गायब हो चुका है। वेगापंक, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? और वेगापंक सैटर्न को बताता है, हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है, पर मैं कह सकता हूँ कि ये प्यार की ताकत है। अगर तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो मेरी बात को समझ पाओगे। ये सब कुछ इंसानियत की बेवकूफी है। इंसानों ने बहुत सालों से अपने अंदर इस भ्रम को पाल रखा है। ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एरर के जैसा है। और तभी सैटर्न की बॉडी दोबारा से रीजनरेट होकर हील हो जाती है। अलविदा, अब मुझे तुम सभी की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर कुमा पर हमला करने की कोशिश करता है, पर कुमा की बॉडी अचानक से फ्रीज हो जाती है। और तभी सांजी यहाँ पर आकर सैटर्न के हमले को रोक लेता है, जिसके बाद फ्रैंकी भी अपनी रेडिकल बीम का यूज करता है और सैटर्न पर हमला कर देता है। लेकिन तभी किजारू यहाँ पर आ जाता है, जो कि फ्रैंकी को एक किक मारकर नीचे गिरा देता है। और बोनी वेगापंक से कहती है कि कुमा की बॉडी अब मूव नहीं कर पा रही है। एटलस, जल्दी इसकी बॉडी को लैब ऑफ फेस के अंदर लेकर जा, हमें इसे एग्जामिन करना होगा। और तुम पीले बालों वाले और गबरू जवान, मैं ये सारी सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। तुम्हें बोनी और कुमा की रक्षा करनी है, जाओ उसके पीछे जाओ। और किजारू सैटर्न से कहता है, अरे बबुआ, जल्दी से इसको निपटाओ रे, मुझे घर जाकर लिट्टी चोखा खाना है रे बाबा। किजारू, तुम एक बहुत ही उदास व्यक्ति हो, तुम्हें याद नहीं हमने इतना सारा समय साथ में बिताया था। तुम तो जानते हो ना क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी तुम सरकार का साथ दे रहे हो। हाँ? अरे हाँ बबुआ, हम बहुत ही
नालायक किस्म के इंसान है रे, और हमें लगता है हमारा चश्मा भी थोड़ा और ज्यादा डार्क होना चाहिए रे। इसके बाद सैटर्न यहाँ पर वाइस एडमिरल डोबरमैन को ऑर्डर देकर बस्टर कॉल को ऑफिशियली एक्टिवेट कर देता है और सभी शिप्स फायर करने के लिए तैयार हो जाती हैं और ये सारी शिप्स इस एगहेड आइलैंड को तबाह करने वाली हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओहारा के साथ किया गया था। और ये सब कुछ सैटर्न जस्टिस के नाम पर करवा रहा होता है। बस्टर कॉल का नाम सुनते ही वेगा पंक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सैटर्न सभी से कहता है, ये पूरा आइलैंड उन लोगों से भरा हुआ है जो कि इतिहास के बारे में स्टडी कर रहे थे, और कुछ लोग यहाँ पर एक लॉस्ट रेस के ब्लड को अपने शरीर के अंदर कैरी कर रहे थे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर एंशिएंट गॉड को ये अवेकन कर दिया था। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से हमें इस आइलैंड को मिटाना होगा। ये सरकार के लिए एक खतरा है। वेगा पंक सैटर्न से कहता है कि इस बस्टर कॉल के ऑर्डर को रिवोक कर दो, ऐसा मत करो, क्योंकि इसका मानना था कि ये आइलैंड इंसानियत का भविष्य है। और इससे पहले कि बस्टर कॉल का हमला इस आइलैंड पर हो पाता, सभी मरीन ऑफिसर्स इस आइलैंड से जाने लगते हैं और सांजी, फ्रैंकी, बोनी, एटलेस, उमा को लेकर लैबोफेस की तरफ जा रहे होते हैं। और वेगा पंक अभी भी सैटर्न के साथ बातचीत कर रहा होता है। एगहेड इंसानियत का भविष्य है, ऐसा मत करो सैटर्न, इसे किसी भी हालत में तबाह नहीं होना चाहिए। तभी वाइस एडमिरल डॉल यहाँ पर आ जाती है और सैटर्न और किजारू से कहती है, यहाँ पर रहना अब खतरनाक हो चुका है, किसी भी वक्त आइलैंड पर हमला हो सकता है, इसलिए सर प्लीज आप दोनों भी यहाँ से चले जाइए। तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, मैं और किजारू अभी यही रहेंगे। जब तक सारी प्रिपरेशंस नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तुम चिंता मत करो, इस आइलैंड पर हमला करो। और वेगा पंक कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए तुम मुझे मार सकते हो, पर अगर तुमने एगहेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो दुनिया भर की सारी साइंटिफिक रिसर्च, सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस, जितनी भी प्रगति हमने अभी तक की है, वो सब कुछ 100 साल पीछे चली जाएगी। बस्टर कॉल को रिवोक कर दो, किजारू प्लीज हेल्प करो। लेकिन किजारू कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि ये सिर्फ सरकार का एक गुलाम है। और सैटर्न वेगा पंक से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई और भी ऐसी चीज है क्या जो कि तुम हम लोगों से छुपा रहे हो वेगा पंक, जो कि आगे चलकर सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पर वेगा पंक हाथ जोड़कर सैटर्न से विनती करता है, इंसानियत के कते ये सारी चीजें बंद कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और सैटर्न सोचकर वेगा पंक से कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो शिप यहाँ से एगहेड आइलैंड के सभी लोगों को लेकर निकली थी उसे तबाह करने का ऑर्डर मैंने पहले ही दे दिया है, ताकि अगर शिप के ऊपर किसी को भी वॉइड सेंचुरी के बारे में मालूम हो, उसके बारे में कुछ भी मालूम हो, तो वो जिंदा ना बचे। इसलिए मैंने नेवी की एक वॉरशिप को उनके पीछे भेज दिया है, उन सभी लोगों को शिप के साथ ही उड़ाने के लिए। ये सारी चीजें देखकर वेगा पंक का दिमाग खराब हो जाता है और सैटर्न से कहता है कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो सभी लोग तो इनोसेंट पीपल थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। ये सारी तुम्हारी गलती है वेगा पंक, तुमने उन सभी को इस चीज में घसीट लिया। जिस तरह से ओहारा के लोगों ने कानून को तोड़कर वॉइड सेंचुरी के इतिहास को स्टडी किया था, उसी तरह से तुम बेवकूफ की वजह से तुम्हारा ये आइलैंड और तुम खुद भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। यहाँ पर सांजी, बोनी और एटलेस को उमा को लेकर लैबोफेस जाने के लिए कहता है। जैसे ही सभी लोग तैयार हो जाएंगे हम इस एगहेड से हमें शक्लें निकल जाएंगे। बोनी मेरी बात सुनो, मैं वेगा पंक की रक्षा करने जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करना। सुनिए ठीक है सांजी ब्रा, तेरे ते छड़ दिया सारा कुछ, चक दे फट्टे। सांजी सीधा नामी को कांटेक्ट करता है। नामी सुनिए, सांजी बोल रहा हूँ, उस सैटर्न के बच्चे ने बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर दिया है। क्या बस्टर कॉल? अरे नहीं, गए हम लोग, गए, अब कोई नहीं बचेगा। उस यार हम तो गए। सभी लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन जो एडिसन है, इस स्टेला यानी कि जो मेन वेगा पंक है, उसकी ज्यादा चिंता हो रही थी। बस्टर कॉल का नाम सुनते ही उसॉप और चॉपर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें भागना होगा चॉपर, हम लोग नहीं बचने वाले। और इन्हें देखकर रॉबिन इन सभी से कहती है, क्या ऐसा कुछ है क्या, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? जिस पर चॉपर रॉबिन के पास जाता है। रॉबिन सब कुछ ठीक है, तुम बस आराम करो। सांजी कौन, लूफी, फ्रैंकी और बोनी कहाँ पर है? अभी वो मेरे साथ नहीं है, तुम अपना बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है। वो जोरो छोटी बच्ची अभी भी लूफी के साथ लड़ रही है, उसे रोकने के लिए जिम्बे वहाँ पर गया है। अगर जोरो को हमने यहीं पर छोड़ दिया और आगे बढ़ गई तो ये जोरो छोटी बच्ची गुम हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो ना, इसका जीपीएस खराब है। और ब्रूक यहाँ पर लिलित के साथ सनी को लेने गया है, पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, वेगा पंक तबाह हो चुका है, किजारू ने उसे तबाह कर दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ से उसका यूज करके नहीं भाग सकते। क्या? तो अब हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे नामी? शायद ब्रूक के पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम लोग ब्रूक को देखते हैं, जो कि लिलित के साथ 1000 सनी के अंदर सवार होके आ रहा होता है। वैसे मेरे लिए एक शिप को जमीन पर दौड़ाना बहुत ही आसान काम है, इतना महान जो हूँ मैं। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने आइलैंड के पूरे क्लाउड को फ्रीज करके 1000 सनी को स्लाइड करके लेकर आ रहे हैं। इस आइडिया को देखकर लिलित ब्रूक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है और इसे बताती है कि अब तो हम बहुत ही जल्द एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे। पर ब्रूक, हम अपनी शिप को रोकेंगे कैसे? इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा। और लिलित ब्रूक को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और ये लोग स्लाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। शाबाश भाई ब्रूक, ब्रेक इंस्टॉल ही नहीं की इसने। यहाँ पर वाइस एडमिरल डोबरमैन दिखता है कि लैबोफेस का प्रोटेक्टिव बैरियर अभी भी ऑन है, इसलिए फैसला करता है कि एगहेड आइलैंड के सभी अर्बन एरियाज को टारगेट करके इस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बस्टर कॉल को ऑन कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर मौजूद सभी नेवी शिप्स एक साथ मिलकर आइलैंड पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ आइलैंड के अंदर तबाही मचनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं, जिसने खा खा कर खुद को गुब्बारा बना लिया है। पूरे 10 महीने का राशन एक ही बार में ठूस लिया है और लूफी को पकड़ने के लिए कुछ मरीन ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये तो शॉहेड है ना, चलो इसे पकड़ लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि इसे कैप्चर कर पाते, यहाँ पर एक हमला हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे लूफी भैया ने इतना ज्यादा खा लिया है कि अभी अपनी बॉडी तक मूव नहीं कर सकता है। अरे यार मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। बस्टर कॉल के एक्टिवेट होने के बाद पूरे एगहेड आइलैंड पर हमले होते जा रहे हैं, जिसमें मरीन की शिप के साथ साथ पैसिफिस्तास भी हमला करके आइलैंड का एक ही कोना डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर वेगा पंक अंदर से टूट जाता है। वेगा पंक ने इस पूरे आइलैंड को इंसानियत के लिए बनाया था, इंसानियत के भविष्य के लिए, और अपनी आंखों के सामने ही अपने सपने को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा होता है। मेरे सपने, इंसानियत का भविष्य। बेचारा वेगा पंक। यहाँ पर सैटर्न किजारू को वेगा पंक को खत्म करने
करने का ऑर्डर दे देता है और वेगापंक को खत्म करने के लिए किजारू आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वेगापंक फ्रीज हो चुका है, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहा था। पर तभी सांजी यहाँ पर आ जाता है। वेगापंक सर जी क्या कर रहे हो, भाग जाइए यहाँ से। यहाँ पर फ्रैंकी, एटलस और बोनी कोमा को लेकर वैक्यूम रॉकेट के अंदर बैठकर लेबोफेज की तरफ निकल जाते हैं। पर जब ये सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी किजारू की नजर इन पर चली जाती है, जिसके बाद किजारू इनके पास जाकर अपने डेविल फ्रूट की लेजर पावर का यूज करके और इस लेजर स्वॉर्ड का यूज करके इन्हें रोक लेता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। साले किजारू। और सांजी स्काई वॉक का यूज करके इन सभी को बचाने के लिए ऊपर जाता है। वो नीचे में आ रहा हूँ। और कोमा और बोनी को नीचे गिरता हुआ देखकर सैटर्न सभी पैसिफिस्तास को ऑर्डर देता है, पैसिफिस्तास, बोनी और कुमा को शूट करो और इन दोनों को मार गिराओ। पैसिफिस्तास इन दोनों पर हमला करने लगते हैं और ये देखकर बोनी डर जाती है और हम देखते हैं कि कुमा, जिसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस मौजूद होती है, बोनी को पकड़कर इसे बचाने के लिए अपने साथ गले से लगा लेता है। ये देखकर सैटर्न बोलता है कि जिस बेटी को बचाने के लिए कुमा ने अपनी पूरी जिंदगी को ही सेक्रीफाइस कर दिया था, अब इस कुमा का ही क्लोन कुमा और इसकी बेटी की जान ले लेगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए इसने खुद का बलिदान दिया था ना, अब इसी का क्लोन इसकी जान लेगा। तुम्हें कीड़े की मौत मरोगे कुमा, और साथ में तुम्हारी बेटी भी। जैसे ही सभी पैसिफिस्तास बोनी पर हमला करने वाले होते हैं, ये सारी चीजें देखकर वेगापंक पैनिक कर जाता है और बोलता है कि जिस दिन मैंने इस बात को सुना था कि बोनी एक पायरेट बन चुकी है, तब से ही इसे अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही थी कि नेवी यहाँ पर पैसिफिस्तास, जो कि इसके फादर के ही क्लोन्स हैं, सैटर्न इन सभी पैसिफिस्तास को इन दोनों पर ही हमला करने का ऑर्डर कभी भी दे सकता है। और जब ऐसा होगा तो कुमा बोनी को पहचान भी नहीं पाएगा कि बोनी इसी की बेटी है। और तभी सांजी बोनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। बोनी जान। और बोनी कुमा को गले से लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शिप सैटर्न के ऑर्डर पर एगहेड आइलैंड से एस्केप किए गए लोगों को उनकी शिप के साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए गई थी, उनका मिशन फेल हो चुका है और उल्टामारीन की ही शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक नेवी सोल्जर बता रहा होता है और जल्दी से किजारू के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहता है और उसे ये बताने के लिए कहता है कि वो लोग एगहेड आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइस, कौन है ये लोग जिन लोगों ने नेवी की शिप्स को डिस्ट्रॉय किया? जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं, यही वाला पार्ट देखिए। और यहाँ पर लूफी, जो कि खा पी के मोटा हो चुका है, कुछ नेवी सोल्जर्स इस पर नजर बना के रखे हुए थे। ये एम्परर ऑफ द सी स्ट्रॉयड लूफी है, सभी लोग चौकन्ना न रहो। और ये सभी लोग लूफी को अरेस्ट करके इसके ऊपर सी प्रिज्म स्टोन की हैंडकव्स लगाने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। पर तभी लूफी अपने बड़े से पेट को अचानक से ही नॉर्मल कर लेता है, सारे खाने को एक ही बार में डाइजेस्ट कर लेता है। अबे ये कैसे हो सकता है? इसने एक ही बार में सारा खाना पचा लिया? क्या ये इंसान भी है क्या? ये देखकर किसी भी नेवी सोल्जर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। और तभी एक जोरदार ब्लास्ट यहाँ पर हो जाता है और लूफी इनकी नजरों से ओझल हो जाता है। हालांकि ये एम्परर है, फिर भी हमें ये करना ही होगा। मेरे टीम कहते ही वो सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियां हम इसके के हाथों पर लगा देंगे। लेकिन तभी सभी ऑफिसर्स देखते हैं कि इनके नीचे की पूरी सरफेस रबड़ की बन चुकी है और किसी ट्रैम्पोलिन की तरह हो जाती है और उछलने लगते हैं। और ये सब कुछ लूफी अपने डेविल फ्रूट की ताकत की वजह से कर रहा होता है। और अपना लूफी दोबारा से सन गॉड नीका वाली फॉर्म में आ जाता है और लूफी के इस गियर 5 को देखकर ये नेवी ऑफिसर्स डर जाते हैं और सभी लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। और लूफी मस्त उछल रहा होता है और इनकी हालत को देखकर हंस रहा होता है। यहाँ पर वेगापंक अभी भी आसमान से गिरते हुए एटलस, बोनी, फ्रैंकी इन सभी को देख रहा होता है और वेगापंक एटलस को कॉल लगाता है। एटलस, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? एटलस जवाब देती है कि हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। शाबाश एटलस, बोनी को सब कुछ बता दो। और नीचे सभी पैसिफिस्तास इन सभी पर लेजर से निशाना लगा के रखे हुए हैं और सांजी इनको बचाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद एटलस बोनी के पास जाकर बोनी को कुछ बताती है, जिसे सुनकर बोनी भी शॉक्ड हो जाती है। और एटलस ने बोनी को यहाँ पर क्या बताया है इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। और तभी बोनी पैसिफिस्तास की तरफ पेश करके उन सभी से कहती है कि प्लीज पिताजी, हम पर हमला करना बंद कीजिए और हमारी इस आइलैंड से निकलने में हेल्प कीजिए। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि सभी पैसिफिस्तास बोनी और इन सभी पर हमला रोके इन सभी नेवी सोल्जर्स पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सभी नेवी ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं और एक एक करके सभी शिप्स को तबाह कर देते हैं। इनमें से एक नेवी सोल्जर इस चीज को रिपोर्ट करता है। हेलो, सभी पैसिफिस्तास पागल हो चुके हैं, वो सभी हम पर ही हमला कर रहे हैं। और वेगापंक बताता है कि हमेशा से इसे बस एक ही चिंता थी, वो थी बोनी। मुझे हमेशा से इस बात की चिंता थी कि कहीं आगे चलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पिता, जिसे ये बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, उसके ही क्लोन्स का यूज करके इसके ऊपर हमला ना करवा दे। और इस चीज को मैं कभी भी नहीं होने दे सकता था। इसलिए इसने सभी कुमा के क्लोन पैसिफिस्तास के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग की कि अगर 5 एल्डर्स के अलावा पूरी दुनिया भी बोनी के खिलाफ खड़ी हो जाए, इसके बावजूद भी बोनी के क्लोन्स हमेशा बोनी की साइड ही रहेंगे और इसकी बात सुनेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अथॉरिटी के लेवल पर 5 एल्डर्स सबसे ऊपर आते हैं, उसके नीचे आता है वेगापंक, उसके नीचे सेंतामारू और नीचे CP0। पर वेगापंक ने सीक्रेटली ज्वेलरी बोनी का नाम सबसे ऊपर सेट कर रखा था पैसिफिस्तास को ऑर्डर देने की रैंकिंग में। और वेगापंक को इस बात के बारे में मालूम था कि अगर ये ऐसा करेगा तो इसे आगे चलकर बहुत ही बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और वेगापंक बिल्कुल सही सोचता था और वेगापंक की इस हरकत की वजह से सैटर्न अपने नुकीले पंजे को वेगापंक की छाती के अंदर घुसा देता है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें मौत की सजा दी जाती है वेगापंक। किजारू इन सभी को खत्म कर दो। किजारू अपनी लाइट स्पीड से इन सभी के सामने आकर इन पर हमला करना शुरू कर देता है और सांजी किजारू को रोकने के लिए इस पर हमला करता है। लेकिन किजारू सांजी के हमले को डॉज कर जाता है और वापस से बोनी के पास पहुंचकर इससे कहता है, तुम दोनों को मैं बीच में से काट दूंगा रे, चिंता मत करो बोनी बच्ची, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा रे। कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खतरनाक सा पंच किजारू पर एक जोरदार वार करता है। इस मुक्के का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किजारू नीचे
नीचे सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है और ये पंच किसी और का नहीं बल्कि हमारे सन गॉड नी का मंकी डी लूफी का होता है। लूफी अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके अपने आसपास की सभी सराउंडिंग्स को रबर में बदल देता है, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग्स, सारी जमीन भी रबर में बदल जाती है। इसी वजह से जब हमारे साथी आसमान से नीचे गिरते हैं तो इन्हें चोट नहीं लगती है और सभी लोग सही सलामत नीचे आ जाते हैं। पर एक दिक्कत हो जाती है, ये सभी लोग सीधा सैटर्न के सामने आके गिरते हैं और बोनी की नजर घायल पड़े हुए वेगापंक पर जाती है। वेगापंक और वेगापंक अभी जिंदा होता है। वेगापंक अपनी आंखें खोलता है। वेगापंक चलिए यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो आप भी मारे जाएंगे। सभी कीड़ों का यही अंजाम होता है। तुम सभी की किस्मत लिख चुका हूँ मैं। तभी आसपास की सारी बिल्डिंग्स लूफी के ड्रम ऑफ लिबरेशन की बीट के साथ वाइब करने लगती हैं और जिस चीज का इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे वो चीज होनी शुरू हो जाती है। वो एंशिएंट रोबोट जिसको हमने इस आर्क के स्टार्टिंग में देखा था जाग जाता है। ये एंशिएंट रोबोट जाग जाता है और हिलने लगता है और इस बीट को सुनकर बोनी को याद आता है कि कुमा ने बोनी को बताया था नीका मेरा हीरो है और मैं भी आगे चलकर उसी की तरह सबकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि सभी को उनके दर्दों से मुक्ति दे सकूं। बोनी और कुमा भी नीका की रिदम पर डांस करते हैं। मेरा हीरो नीका हमेशा हंसते हुए आएगा और बिल्कुल ऐसे ही डांस करता होगा इसी रिदम के ऊपर। पापा मुझे भी नीका को देखना है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर बोनी अपनी आंखों के सामने लूफी के गियर 5 नीका की फॉर्म को देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाती है और वेगापंक इसे बताता है, बोनी शायद तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, इस चीज के बारे में मुझे भी पहले नहीं मालूम था, पर जिस चीज को तुम अपनी आंखों के सामने देख रही हो वो बिल्कुल सच है। लूफी ही वो इंसान है जिस पर कुमा को भरोसा था और लूफी ही है सन गॉड नीका। इस चीज को देखकर बोनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कुमा हमेशा से सही था। कुमा हमेशा से ही जानता था कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई हीरो है जो कि इस दुनिया को बदल सकता है और हमें इन मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है तो वो इंसान लूफी ही है। और इस बस्टर कॉल का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि सदियों से अपने हीरो के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ समुद्र के अंदर हम एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं जो कि एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए आती जा रही है और इस शिप के अंदर हम डॉरी और ब्रॉगी को देखते हैं। हालांकि हमें इनका पूरा चेहरा नहीं दिखाया जाता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई ये तो वैसा ही है जैसे न्यूज़पेपर में लिखा था, लड़ाई तो पहले ही शुरू हो चुकी है। अब मरीन्स बुरी तरह से फंस जाती है क्योंकि एक तरफ से पैसिफिस्ट इन पर हमला कर रहे थे और पीछे से भी इन्हें मारने के लिए एक बहुत बड़ी शिप आगे बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर मरीन ऑफिसर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि जिस शिप को ये अपनी आंखों के सामने अभी देख रहे थे वो पायरेट ग्रुप आज से 100 साल पहले डिसबैंडेड हो चुका है। और मरीन ऑफिसर्स सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी नेवी शिप्स इस विशाल शिप की तरफ एम करके हमला कर देती हैं। इस नेवी शिप के ऊपर बहुत सारी तोपों से हमला किया जाता है पर इनका एक भी हमला इस शिप के ऊपर स्क्रैच तक नहीं लेकर आ पाता है। अरे ये क्या, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। और नाकाम हुए हम लोग को देखकर इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर जायंट्स का क्रू यहाँ पर कर क्या रहा है। इसके बाद हम डॉरी और ब्रॉगी को देखते हैं जो कि बोलते हैं, डोरी ये लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, शायद से इन्हें मालूम नहीं इस दुनिया में हर एक चीज किसी न किसी रीजन की वजह से होती है। जिसके बाद डॉरी और ब्रॉगी दोनों ही मिलकर नेवी की शिप्स के ऊपर कूद जाते हैं और इन सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रॉ हिट हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आ चुके हैं, या हम यूँ कहें सन गार्ड। और डॉरी और ब्रॉगी को यहाँ पर देखकर सभी नेवी ऑफिसर्स एक इमरजेंसी को घोषित कर देते हैं और सभी को बताया जाता है कि जायंट पायरेट क्रू एगहेड आइलैंड के अंदर आ चुका है। अब डॉरी और ब्रॉगी के यहाँ पर आने के बाद एक एक करके सभी मरीन शिप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। पर ये लोग यहाँ पर अकेले नहीं आए थे, इनके साथ पूरी जायंट क्रू मेंबर्स की एक टोली आई थी। ओइमो, काशी, सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो, तुम में से एक जाएगा लेफ्ट में और दूसरा जाएगा राइट में, सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। और हम ओइमो और काशी को भी देखते हैं जिन्हें हम लोगों ने एनीज लॉबी के अंदर दिखा था और लूफी और इसके क्रू की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद सभी जायंट्स एक एक करके नेवी की सभी शिप्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं और क्योंकि नेवी इस हमले के लिए तैयार नहीं होती है तो इन सभी की बैंड बज जाती है। हाँ शाबाश, आगे बढ़ो। अब हमें भी आगे चलना चाहिए, क्यों ब्रॉगी? और नेवी ऑफिसर्स अपने सीनियर को सारी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। सर जी, द लेजेंडरी जायंट पायरेट क्रू यहाँ पर आ चुका है, हम फंस चुके हैं। डॉरी और ब्रॉगी भी यहाँ पर हैं और वो पूरे क्रू को लीड कर रहे हैं। तभी उसॉप की नजर भी डॉरी और ब्रॉगी पर जाती है और इसे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं मास्टर डोरी? अरे वाह, ओइमो और काशी भी यहाँ पर हैं। ओइमो काशी क्या हाल है? पर उसॉप इमोशनल हो जाता है। अगर हम एल्बाफ चले भी जाते तब मुझे लगा था कि हम दोनों इनसे नहीं मिल पाएंगे। इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी एक दूसरे के साथ बहुत सालों से लड़ते आ रहे थे और लूफी और उसॉप इन लोगों की ये 100 साल की लड़ाई देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं और उसॉप इन दोनों को देखकर खुद भी एक ब्रेव वॉरियर बनने का फैसला करता है। और हम ओहिमो और काशी को भी देखते हैं एनीज लॉबी के अंदर जहाँ पर इन लोगों ने हमारे दोस्तों की हेल्प की थी। डॉरी, ब्रॉगी, ओमियो और काशी को देखकर उसॉप को भरोसा नहीं होता है, क्या ये लोग हमें बचाने के लिए आए हैं? पर एडिसन सभी को बताता है ये नेवी पर हमला कर रही है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, वो जायंट्स तुम्हारे दोस्त हैं। और जैसे ही इन लोगों को इस आइलैंड के इंसिडेंट के बारे में पता चला तो सीधा इस आइलैंड पर आ गए। पर इन्हें ये खबर मिली कैसे? और एडिसन इन्हें बताता है क्योंकि एक सरकार के द्वारा किया गया हमला है, तो मुझे लगता है इसे न्यूज़पेपर में छाप दिया गया होगा क्योंकि सरकार ने इस खबर को मैनिपुलेट करके पूरी दुनिया को बताया होगा, शायद इस तरह से कि तुम्हारे कैप्टन ने डॉक्टर वेगापंक को किडनैप कर लिया है। और तभी चॉपर कहता है लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी डॉरी और ब्रॉगी को मालूम होगा कि इस लड़ाई में सच्चा कौन है, सरकार या फिर उसके दोस्त, इसलिए इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए। हाँ ऐसा ही हुआ होगा मास्टर, यहाँ पर कोई वॉर करने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जल्दी करो, हमें भी तैयार होना होगा। उसॉप, ब्रूक, हेलो, तुम कहाँ पर हो भाई? और ले लेते तुम्हें क्या हो गया भाई, तुम क्यों चला रही हो? और ब्रूक नामी से कहता है, नामी सोनिए, चिंता न करो, हम बहुत ही जल्द सनी
सनी को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। पर ये लोग अभी भी 1000 सनी को लेकर बादलों के ऊपर फिसलते हुए ही आ रहे हैं बिना किसी ब्रेक के। पर अगर ये लोग जल्द ही नहीं रुकते हैं तो ये किसी बैरियर से टकरा कर फट भी सकते हैं। और लिलित से रहा नहीं जाता है और नामी को बता देती है, हेलो मैं लिलित हूँ। इस हड्डी पहलवान ने कुछ भी नहीं सोचा था, बेवकूफ कहीं का, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और यहाँ पर जिम्बे भी जोरो को ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर जा रहा होता है और बोलता है कि छोटी बच्ची जोरो, अब लड़ने का समय नहीं है, हम यहाँ से निकलना होगा। पर जोरो यहाँ पर अभी भी लूची के साथ लड़ रहा होता है। दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और हार नहीं मान रहे होते। बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो तुम, हार मान जा, मैं जल्दी में हूँ। जब तक तुम मेरे साथ यहाँ पर बिजी रहोगे तुम्हारे सभी दोस्त भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम सबके सब बहुत बड़े बेवकूफ हो जो कि अपने क्रू का एक भी मेंबर पीछे छोड़कर आगे नहीं जाता है। जब तक तेरी सांसें चलेंगी मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा और तेरे सभी साथी भी यही पर्पस कर रहे जाएंगे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम इस फाइट में जीत रहे हो। यहाँ पर बोनी के ऑर्डर की वजह से सभी पैसिफिस्तास नेवी की शिप्स को टारगेट करते हुए इनकी 30 से भी ज्यादा शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नेवी अपनी वॉरशिप्स का यूज करके पैसिफिस्तास को टारगेट करना शुरू कर देती है। और आइलैंड की दूसरी ओर हम तो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मेंबर्स को देखते हैं, कैटरीना और वानओवर को देखते हैं। और यहाँ पर लूफी के इस सन गॉड वाली फॉर्म को देखकर बोनी अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाती है और बहुत ही जोर से रोने लगती है। और लूफी जोर से चिल्लाकर इससे पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रही हो? ओए बोनी, रो क्यों रही है? पागल कहीं के, मैं कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी। अरे भाई मैं तो इतने समय से तुम्हारे साथ ही था, पर मुझे मालूम नहीं था कि तुम ही नीका हो। है नीका? ये क्या भाई, ये नीका क्या होता है? तुम्हें नीका का मतलब नहीं पता? मैं हमेशा से तुम्हारी ही तरह एक बहुत ही पावरफुल पंच अपने ओपोनेंट को मारना चाहती थी, तो प्लीज अपना एक पावरफुल पंच इस सैटर्न के बच्चे पर मारो, मुझे दिखा दो, क्योंकि इसने वेगापंक को मार दिया है। और तभी लूफी की नजर घायल पड़े वेगापंक पर जाती है और इसकी बॉडी पर एक बहुत बड़ा होल हो रखा होता है। वो क्या, ये क्या हो गया भाई? वेगापंक जी! लूफी की आंखें बाहर आ जाती हैं। तुम सभी लोग बस कीड़े हो, बेवकूफ कीड़े। तुम सभी को यहीं पर मरना होगा। अबे ओ बुड्ढे, ऐसा कुछ नहीं है। लूफी प्लीज हमें इस आइलैंड से बाहर लेकर जाओ। ठीक है बोनी, ऐसा ही करते हैं। और अब से तुम्हें अपने पंचेस को कुछ इस तरह से मारना होगा। जिसके बाद लूफी अपने हाथों को बहुत तेजी से घुमाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने मेरे दोस्त पर हमला कैसे किया, और अपने हाकी को फैलाते हुए सैटर्न की तरफ एम करते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने पावरफुल हमले गम गम डॉन गैटलिंग से सैटर्न के चेहरे के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। और भाई साहब सैटर्न क्या पूरी तरीके से पिटता है भाई। और इस नजारे को देखकर बोनी भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और इसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं जिसमें कुमा इसे बताता था, नीका एक लेजेंड है, नीका एक ऐसा वॉरियर है जो कि सभी लोगों के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट लेकर आता है और ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की रिदम पर नाचता है। और अगर इस दुनिया में कोई ऐसा है जो कि इस पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है तो वो लूफी ही है। लूफी लगातार सैटर्न के चेहरे पर मुक्के जड़ता जा रहा था और सैटर्न की हालत खराब होने लगती है, बुरी तरह से पिटने लगता है। और आखिर में लूफी एक बहुत ही ज्यादा बड़े पंच को तैयार करता है और इस जाइंट मुक्के को मारकर सैटर्न के ऊपर एक आखिरी हमला कर देता है, जिसकी वजह से सैटर्न बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। एटलस फ्रैंकी और बोनी के पास जाती है। बोनी हमारे पास यही मौका है, यहाँ से निकल जाओ, कम ऑन बोनी। वेगापंक सर जी हमारे साथ चलिए। बोनी बच्ची, तुम आगे बढ़ो, अगर मैंने अपने शरीर को जरा सा भी हिलाया तो मैं मारा जाऊंगा। जिसके बाद किजारो यहाँ पर आता है। अरे बबुआ, तुम सब तो वैसे भी मरने वाले हो रहे, तुम हिलो या ना हिलो। और लेजर बीम से वेगापंक को पूरी तरह से खत्म करने ही वाला होता है कि तभी सांजी बीच में दोबारा से आकर इसके लेजर हमले को ब्लॉक कर देता है। और सांजी बहुत ही कूल वे में खड़ा होकर फ्रैंकी से कहता है, फ्रैंकी बोनी को चोट मत लगने देना। ठीक है सांजी ब्रा। और वेगापंक खुद को यहीं पर छोड़कर बाकी सभी के साथ जाने के लिए कहता है, बोनी प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और लूफी और सांजी के सामने किजारो आ जाता है। अरे बबुआ, बहुत ही ज्यादा सरदर्द हो रहा है रे, लगता है पैरासिटामोल खानी पड़ेगी। और सैटर्न दोबारा से बिल्डिंग के मलबे के अंदर जाकर दब जाता है। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के वो दोनों मेंबर्स इसके पास आते हैं, कैटरीना डिवॉन और वॉन ओगर। और कैटरीना सैटर्न को देख कर कहती है कि भाई ये कैसा चमत्कार हो गया आज। 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न जगार्सिया नीचे लोअर वर्ल्ड में आ चुका है और बुरी तरह से पिट भी चुका है और सैटर्न को टच करती है और बोलती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। तभी सैटर्न उठ जाता है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मुझे कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं था तुम जैसी एक लड़की किसी के लिए काम कर सकती है। हाँ टीच काफी स्पेशल है। तुम दोनों हमेशा कुछ गड़बड़ करते हो, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? हाँ? हमें दुनिया चाहिए। जिसके बाद सैटर्न अपने मकड़ी वाले पंजों से इन पर हमला करने ही वाला होता है कि वैन ओगर अपने डेविल फ्रूट की ताकत से खुद को और इस लड़की को टेलीपोर्ट कर देता है और यहाँ से निकल जाते हैं। और कैटरीना वान ओवर से कंप्लेंट करती है कि भाई हमें सीधा इस आइलैंड के बाहर टेलीपोर्ट ही कर देता। और तभी हम देखते हैं कि कारिबू भी इनके पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कारिबू इनके पास पहुंचता है। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। सुपरसोनिक वैन ओगर जी, ट्रांजिट मून हंटर कैटरीना डेवॉन, प्लीज मुझे ब्लैक बियर्ड से मिलवा दीजिए। मेरा हमेशा से ही सपना था, मुझे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का हिस्सा बनना था। इसी सपने को लेकर मैं समुद्र में उतरा था। एक पायरेट बनने के लिए मुझे ब्लैक बियर्ड की तरह ही बनना था। प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। और इनसे भीख भी मांगता है कि प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए। और गाइस इस कारिबू को बहुत सारे सीक्रेट्स मालूम है जो कि आगे चलकर ये ब्लैक बियर्ड को बता सकता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी न्यू वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और वन पीस के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 18 के कमेंट्स। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।